फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, तो आप मुझे 7706974820 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जो आपकी सीडीपी की थ्योरी वाली क्लासेस है वो आपकी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। अमूर्त, संवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये आपको जीन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। अगर आप जीन प्याजे की जो थ्योरी है, उसमें जीन प्याजे के द्वारा जो बताया गया संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है, जो स्टेज, वो कितने आपके 4 बताए गए। और कौन कौन से बताए गए? एक तो बताया गया है संवेदी पेशी अवस्था, इसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और थर्ड वाला क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। और लास्ट स्टेज क्या है इनकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है जन्म से किशोरावस्था तक जो है बच्चों के विकास किस क्रम में होता है, एक सीक्वेंस आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम जीन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, संवेदी पेशी अवस्था आती है, ठीक है, यानी कि संवेदिक। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पे क्या आएगा, संवेदिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्री ऑपरेशनल वाला स्टेज जो है नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग जो है नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ठीक है। फिर डायरेक्ट आपको कॉन्क्रीट वाला दे रखा है यानी कि मूर्त, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है मूर्त, उसके बाद में क्या आता है आपका फॉर्मल वाला, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया कि हर एक बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर एक बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है, जो जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो गया, वो दूसरे बच्चों से अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछ रखा है कि उसको जो है किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। देखिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है। तो ये अधिगम में बच्चे के हेल्प करता है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका। अध्यापक के पक्ष पर असफलता। देखिए, जो टीचर है ना, क्या उसके पक्ष के लिए यह असफलता का कार्य करेगा? बिल्कुल गलत बात है। टीचर क्या करेगा, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके अपना टीचिंग मेथड तैयार करेगा, ताकि हर बच्चा जो है चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो ये गलत है आपका। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों में, उसके आधार पर हम बच्चों को अलग थलग कर दें, उनके योग्यता आधारित समूह बना दें कि ये बच्चा जो है फर्स्ट रैंक वाला, ये सेकंड रैंक वाले हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आपकी एनईपी और एनसीएफ है, वो कहता है कभी भी बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, ठीक है, यानी कि उनका समूहीकरण, उनको वर्गीकरण करना है ना, योग्यता के आधार पर। ये गलत चीज़ें होती हैं, तो ये गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इससे क्या होता है कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ को सीखता है ना। अगर सभी एक जैसे होंगे तो फिर कोई किसी से कुछ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबको वही चीज़ आती है ना। तो यहाँ पर इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अधिगम में जो हमारी लर्निंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, यानी कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, दिखावे पे फोकस, एक तरीके से रैंक पे फोकस करना, है ना। कि अगर जो है मैं क्लास में टॉप करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा समझेंगे, या फिर जो है मेरा क्लास में एक अच्छा खासा नेम होगा, है ना, या फिर मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाएंगे, इनाम मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य होता है, ठीक है, यानी कि दिखावे पर फोकस होता है बच्चे का। तो इस पर जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चा सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ों को सीखता है या फिर जो है पढ़ना चाहता है ना, वो इंटरनल रूप से यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता है। जब तक उसकी लोग प्रशंसा करेंगे, जब तक उसको गिफ्ट मिलेंगे, है ना, तब तक बच्चा जो है पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना, पढ़ना चाहेगा चीज़ों को। लेकिन जिस दिन जो है उसको पुरस्कार मिलना बंद हो गया है, फिर लोग जो उसकी प्रशंसा करना बंद कर दिए, वो जो है फिर पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसका मन ही नहीं लगता है ना। तो ये गलत है। अविवेदी समरूपी निर्देशों, यानी कि हम क्या करेंगे, सभी को समान निर्देश देंगे। ये भी आपकी जो है
समावेशी क्लासरूम नहीं कहती है, वो क्या कहती है, एज पर नीड एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, देखिए कभी भी बच्चे की समाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या फिर उसके जो है योग्यता के आधार पर उसको अलग थलग नहीं करना है, पृथक नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये सारे अगर वर्ड आपको दिख जाए अपने ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका 100% नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो यही कहती है कि जो भी बच्चे की सामर्थ्य, जो भी बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है जो वो सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, ठीक है, या फिर जो एजुकेशन होती है वो यही कहती है कि हम बच्चों को यहाँ पर इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि हर एक बच्चा सीख पाए, हर बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं उनको ध्यान में रखा जाए, ठीक है, और एज पर नीड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, ठीक है। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त जो है शरीर है। देखिए जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अकॉर्डिंग मंदित छात्र या फिर विकलांग है ना, इस तरीके के वर्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कौन से वर्ड का यूज़ करना है, इसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये अरे अंधा जा रहा है, लंगड़ा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है बहुत ही निगेटिव वर्ड होते हैं, इससे बच्चे पे गलत इंपैक्ट पड़ता है ना, उसको लगता है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, है ना। तो इस तरीके के शब्दों का आपको यूज़ नहीं करना है, और ना ही जो है सहानुभूति की भावना दिखानी है ना। दयालुपन जो होता है ना, कई लोग दिखाते हैं कि अरे यार इस बेचारे की तो आंखें नहीं है ना। तो इस तरीके की भावना आपको प्रदर्शित नहीं करनी, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है, उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है इसलिए मैं चीज़ों को नहीं कर सकता है ना। तो आपको समानुभूति की भावना रखनी है। समानुभूति का मतलब क्या, कि अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते हैं, ठीक है, फिर वही सिचुएशन आपके साथ में होती तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं ना। तो इस तरीके की आपको भावना यहाँ पर प्रदर्शित करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छात्र होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, शारीरिक दिव्यांगता, ठीक है। विकलांगता वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये सारे आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। या फिर अशक्त शरीर है, ठीक है, शरीर सही नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इन सभी शब्दों का आपको यूज़ नहीं करना है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इस वर्ड का आपको यूज करना है, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में, है ना, ऑप्शन क्या रखा है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो, समावेशी क्लासरूम हो, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, कैसे भी क्लासरूम है उसमें आपको अटल पाठ्यक्रम का पालन करना ही नहीं है। अटल पाठ्यक्रम का पालन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल पाठ्यक्रम को फिक्स कर देना, ठीक है, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज ही नहीं लाना है ना। तो जो पाठ्यक्रम है अगर बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा है फिर उसको पढ़ाने का क्या मतलब है ना। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी लचीले वर्ड का यूज़ हो ना वो आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अटल दे रखा है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। लचीलेपन का मतलब क्या हो गया, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करें, पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत चेंज भी करें। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो अदर एग्जाम्पल का यूज करें, जो उसके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल है हम उसका यूज करके बच्चों को चीज़ें बताएं, सिखाएं, ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होगा, एक तरीके से बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना क्रिएट कर देना कि नहीं तुम्हें उस बच्चे से अच्छा ही करना है, ठीक है, या फिर जो है तुम्हें दूसरों बच्चों के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके की जब आप बच्चों के साथ में उनके अंदर ये भावनाएं क्रिएट करते हैं तो बच्चा फिर सीखना नहीं चाहता है, वो एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में लग जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। बच्चे में आपको जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये गलत है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे को आप जो है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करेंगे, ठीक है, मौके प्रदान करने का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को जो है तरह तरह की एक्टिविटी कराइए, फील्ड वर्क पे ले जाइए, ठीक है। जो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं अभी अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है जो सरकारी कॉलेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले तो नहीं कराया जाता था, बट अभी जो है आपके जो प्रोजेक्ट कार्य है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। बच्चों को वल्केनो वगैरह, ठीक है, कई तरीके की चीज़ें जो है डिज़ाइन करने को मिल रही हैं जिसमें कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि मेरे गाँव में कुछ बच्चे थे तो उन्होंने कुछ ने सूक्ष्मदर्शी बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ ने वल्केनो बनाया हुआ था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा जो है इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि बच्चा यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी यहाँ पर निकल कर सामने आती है ना, और वो उन चीज़ों के बारे में पूरा डीपली नॉलेज भी रखता है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीका होता है कि ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, अवसर प्रदान किए जाए, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे के अंक आए हैं उसके आधार पर उनको नामांकित कर दे कि ये फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है, सेकेंड रैंक वाला बच्चा है, ठीक है। तो फिर बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना। तो उनको यहाँ पर जो है नामांकित नहीं करना चाहिए, इसलिए तो आपकी ग्रेड पद्धति आ गई है ना, ताकि
जिन भी बच्चों का अच्छा नंबर नहीं आ पाया किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको स्कूल में इस तरीके का माहौल दे दिया जाता है कि फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। तो बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं बना होता है, सिस्टम बच्चे के लिए बना होता है, ठीक है। तो अगर जो आपका सीटेट का एग्जाम है, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बच्चे के अंदर कमी निकालनी ही नहीं है, आपको पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कमी निकालनी है, ठीक है। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ भी कहलाता है नामांकित वर्ड भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। हालांकि जो टैग वर्ड वाली क्लास होती है हम लोग बिल्कुल लास्ट में करते हैं, बट कुछ कुछ वर्ड जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बताते चलूँगी किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। यहाँ पर जो बच्चे को संकेत या फिर इशारे दिए जाते हैं, ठीक है, वो किसका काम करते हैं, स्कैफ होल्डिंग का कार्य करते हैं। स्कैफ होल्डिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करना। ये दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। इनका क्या कहना था कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई भी स्किल सीख रहा है, कोई भी कौशल सीख रहा है, या फिर बच्चा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मत बताइए, ठीक है। अगर उसको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उसको क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता दिए, आप उसको सिर्फ हल्का सा संकेत दीजिए, कोई इशारा दीजिए, कोई हिंट दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए, अपना दिमाग यूज़ करे, ठीक है। तो यही क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प, एक तरीके से जो है हल्का सा सपोर्ट करना, ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए सपोर्ट देना, है ना। तो ये क्या होता है, आपका स्कैफोल्डिंग होता है। इसको हिंदी में पार, ढांचा, मचान, है ना, अनेकों नाम से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चों को जब भी संकेत या फिर इशारे की बात है ना, तो वो क्या कर रही है, बच्चों को अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी, ठीक है। यानी कि जो बच्चे की लर्निंग है उसमें बच्चों को क्या दिया जा रहा है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, टेम्पररी हेल्प दी जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निष्प्रेरित नहीं करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकाश प्रवृत्ति पैदा करेगी, नहीं अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं अर्थपूर्ण होगी, है ना। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। देखिए अगर मैं बात करूँ लेव वाइगोस्की की, तो इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। और ये लैंग्वेज की भी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की है इन्होंने 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है बच्चे के विकास में, समाज, ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे की संस्कृति होती है, जो बच्चे की कल्चर होती है, ठीक है, और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है। ये तीनों क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में, ठीक है। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर वही पूछ रखा है कि अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी आपको समाज, ठीक है, या फिर भाषा से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। यहाँ पर एक ही वर्ड का यूज़ कर रखा है, कल्चर वाला, ठीक है। मैंने बताया था SCL, ठीक है। तो एस नहीं, ठीक है, ये यल में सही से बना देती हूँ, ओके, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर एस आपको दिख नहीं रहा है, यल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ कल्चर वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, जो है कल्चरल टूल यानी कि सांस्कृतिक उपकरण को। अगर यहाँ पर समाज लिखा होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। भाषा की बात होती तब ये ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। तो आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, SCL यानी कि समाज, ठीक है, संस्कृति और भाषा, है ना। इन्हीं तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए जो जीन पियाजे हैं, ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई, बट इन्होंने एक और वर्ड की बात की है, स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई भी चीज़ को देखा या फिर कोई नई वस्तु को देखा, तो आपके माइंड में क्या हुआ, उस वस्तु का एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक संरचना बन गई, है ना। जब आप वापस उसी व्यक्ति को या फिर उसी वस्तु को, उसी चीज़ को देखते हैं, तो आप तुरंत ही उस वस्तु को पहचान पाते हैं। क्यों पहचान पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस वस्तु का या फिर उस व्यक्ति का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, एक संरचना बनी हुई है। इसी तरह ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को देखते हैं, आप दिन भर में कई सारे वस्तुओं को देखते हैं, कई सारे व्यक्ति को देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का आपके माइंड में क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक संरचना बनी हुई है, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्कीमा का नाम दिया जीन पियाजे ने, ठीक है। जो हमारे माइंड में जो संरचनाएं बनी हुई है,
जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिस वजह से हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी वस्तु को वापस पहचान पाते हैं, ठीक है, वही क्या होती है, स्कीमा होती है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, यानी जो दिमाग में आपके, क्योंकि संरचनाएं कहाँ पर बनी है, आपके मस्तिष्क में, ठीक है, आपके संज्ञान में जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, जो आपके मस्तिष्क में बनी संरचनाएं हैं, उनको किस रूप में वर्णित करते हैं, तो स्कीमा के रूप में, मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ठीक है। ZPD की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की। ये क्या होता है, जब हम लोग लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूँगी, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसको मत करेक्ट कर लीजिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध किससे, आपका थॉर्नडाइक, ठीक है, EL थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये आपका इन्होंने बिल्ली वगैरह पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था। ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है कई सालों में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये आपका कोई उपकरण नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हुई। मैंने अभी कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में से आज जो है जीन पियाजे की आप लोगों को अवस्थाएं बताई हुई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट और फॉर्मल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला, मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो सेकंड वाला ऑप्शन में दिया नहीं था, बट यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रात्मक अवस्था से रिलेटेड ही पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमूर्त सोच का विकास, इसका क्या नाम था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अमूर्त थिंकिंग करता है, ठीक है, अमूर्त सोच रखता है। अमूर्त का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं होती है, बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है। जिस चीज़ को बच्चा टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर सोच पाता है। ये क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, यानी कि अमूर्त सोच। तो ये आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, क्योंकि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, 11 से लेकर के 18 साल, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। विचार में केंद्रीकरण, यह आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कब आता है बच्चे में, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट की बात करूँ तो इसमें बच्चा 7 से लेकर के 11 साल, और सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैंने चारों स्टेज को डिवाइड कर दिया। अब देखिए विचार में केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे की सोच होती है यहाँ पर वो क्या होती है, एक ही जगह पर फोकस होती है। बच्चे का जो ध्यान होता है वो शेप और साइज पर नहीं होता है चीज़ों की, ठीक है, अरे शेप और साइज पे होता है चीज़ों की, ठीक है। क्वांटिटी, मात्रा पे होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने देखे होंगे अक्सर जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे हैं, है ना, अगर आप इनको 10 का एक नोट दे दीजिए, है ना, और 10 के 10 सिक्के यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इन सिक्कों को लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिक्के दिखने में ज़्यादा है, ठीक है, बट नोट तो हमें एक ही दी जा रही है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है ना, सिर्फ जो है चीज़ों के शेप और साइज पर होता है। जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी। इसके लिए जो जीन पियाजे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि जो दो जो है समान बीकर लिए हुए थे, ठीक है, और दोनों में जो है समान पानी यहाँ पर भर लिया था, है ना। और बच्चे से पूछे कि किस में ज़्यादा जल है, तो बच्चा यहाँ पर सिंपल सी बात है, दोनों में बताएगा कि समान है ना। फिर वापस इन्होंने क्या किया, जो ये पहला वाला बीकर है इसको तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और दूसरा वाला जो बीकर का पानी है उसको एक चौड़े से जो है ग्लास में पलट दिया, है ना। फिर बच्चे से पूछा गया, क्योंकि पानी यहाँ पर बिल्कुल सेम था, है ना। फिर यहाँ पर जब दोनों को, एक को तो ऐसे सेम नहीं रहने दिया जो ये पहले वाला था, और दूसरे को जो पानी था वो इस वाले चौड़े वाले बीकर में पलट दिया। अब बच्चे से पूछा गया कि कौन से बीकर में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बता रहा है कि फर्स्ट वाला, जबकि दोनों में पानी की मात्रा जो है सेम है ना। बट बच्चे का आंसर तुरंत ही चेंज हो गया जैसे ही जो है इसका शेप चेंज किया गया, जैसे इसका जो है आकार चेंज किया गया, बच्चे का आंसर भी यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो जो बच्चे का ध्यान होता है वो किस पे होता है, क्वांटिटी पे होता है, शेप और साइज पे होता है, क्वांटिटी पे चीज़ों की नहीं होता है, यानी कि मात्रा पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी परिकल्पित निम्नात्मक जो सोच है ये भी बच्चे में जो है लास्ट वाली, जो जीन पियाजे की लास्ट वाली स्टेज है, यानी कि अमूर्त संक्रात्मक अवस्था है, उसके अंदर ही डेवलप होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की जो क्षमता है ये जीन पियाजे की थर्ड वाली स्टेज, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें जो बच्चा होता है 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है, इसमें डेवलप होता है। हालांकि जो संरक्षण है, पदार्थों को क्रमबद्ध करने की प्रवृत्ति है, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।